हमारे को कोई बुलाए और हम ना आए, ये हमारे को अच्छा नहीं लगता। कोई ना बुलाए तो अच्छा, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो सर, राजनीति का लंबा अनुभव आपको है, लेकिन अभी जो है आप सक्रिय नज़र नहीं आते हैं। अगर मैं बात करूँ XIS आपके बेटे श्री बजेंद्र सिंह जी, वो एक्टिव हैं। आप हालांकि फिट हैं, फाइन हैं, तो अभी राजनीति में सक्रिय उतने दिखाई नहीं देते सर। नहीं नहीं, आप एक तो मेरी शक्ल देख के ये मत लगाओ कि वो फिट एंड फाइन। मेरी एक तो देखो, इतनी लंबी पारी, जो आदमी 50 साल की राजनीति की, वो 25 साल के को तो मेरे को इलेक्शन लड़ना था, तो 25 साल से लेकर अब 2022 में 50 हो गए। तो इसलिए कभी तो ये लगता है ना कि भाई अब, और मैंने इसकी बाकायदा डिक्लेरेशन घोषणा भी की है आज से 2 साल पहले कि अब मेरा बेटा राजनीति में है, मैं चुनावी राजनीति नहीं करूँगी, मैंने पहले बोला हुआ है। लेकिन राजनीति का जो अगर व्याख्या, उसकी डेफिनेशन है, तो वो ये है कि कभी राजनीतिक आदमी रिटायर तो होता नहीं, तो अपनी राजनीति में लोगों को अब एक नई दिशा देने की बात जो मैंने शुरू की है, इसका बेसिक बात यही है कि इस देश को आज़ादी के बाद जो समस्याएं उस समय की थी, वो आज भी यूँ की यूँ खड़ी हैं। उनमें ये हो के कुछ सुधार हुए हैं, ये तो कोई नहीं मानेगा कि नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे गरीबी है, भ्रष्टाचार है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं, गुणवत्ता से भरपूर शिक्षा हो वो नहीं, और स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी एक बहुत बड़ा बात है जिसके कि हमारे देश को उसमें बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य सेवाओं में भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए। और इसी प्रकार से जो दूसरी जो चीज़ें हैं, वो उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जो नेशनल हाईवे, सड़कें, एयरपोर्ट, ये सब ठीक है, लेकिन 1991 में मनमोहन सिंह जी की ये नरसिम्हा राव जी की जो सरकार बनी, उसमें मनमोहन सिंह जी उस टाइम के उनके एक किस्म से फाइनेंस मिनिस्टर लगा लो, या उनका अपना एक रोल रहा, और उस समय एक नई शुरुआत हुई थी आर्थिक सुधारों की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। उसका मतलब ये था कि इस देश में जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो गरीबी से जुड़ी हुई हैं, और उसको ख़त्म करने में हम इंटरनेशनली, विश्व स्तर पे अपनी इकोनॉमी का एक लेवल पे लेके जाएं। 32 साल हो गए उन चीज़ों को। 32 साल में ये ठीक है कि हमने बहुत तरक्की की है, हमारी आर्थिक जो एक बेस है वो बड़ा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ उद्योग और ट्रेड से नहीं नापना चाहिए हमारे को। उद्योग और ट्रेड में तो विकास हुआ जो, वो ठीक है, उसमें कोई दो तरह के ख्याल नहीं, लेकिन गरीब जो है और खेती, ये दो ऐसे जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, 62-63% पॉपुलेशन आज भी इस देश में जो खेती से और खेती के अलाइड जो है, चाहे वो ये जैसे डेयरी है और है, इनमें गरीबी बढ़ी है, ना कि गरीबी ख़त्म होने को हुई या गरीबी कम हुई। और आज ये साबित हो गया कि इस देश में ये कहा जाता है कि हर 36 घंटे में 1 करोड़पति बनता है, और दूसरी तरफ 36 घंटे में गरीबी रेखा को पार करके नीचे कितने जा रहे हैं जो ऊपर आए थे। ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए है कि कमेरे वर्ग को और किसान को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिलता। पूरा हिस्से का मतलब ये नहीं है कि उनको खुश कर दें कि लो भाई अब गेहूं का भाव 2100 है, अगले साल 2200 कर देंगे, उससे अगले साल 2400 कर देंगे। नहीं, दे वांट क्वांटम जंप। उनको एक ऐसा एक बार तो ऐसा जंप मिले जिससे कि उनकी एकदम आर्थिक दिशा में सुधार हो। और यही बात जो
डेली काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं और कितने इतने ऐसे उद्योग धंधों में लोग लगे हुए हैं, उनकी भी जो सेवाएं जिस प्रकार से दी जाती हैं वो भी उनको मिलता कुछ नहीं। मैं तो आज से 12-15 साल पहले सोनिया गांधी जी के साथ रोड शो में गया था। वहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जगह उन्होंने गाड़ी रुकवाई और गन्ने के खेत में औरतें गन्ना छील रही थी। तो मेरे को कहने लगी कि पूछो इनसे कि इनको कितना पगार मिलता है। तो मैं हैरान हो गया। उस औरत ने कहा जी 20 रुपये। यानी इस देश में गरीब का हिस्सा कहाँ है? इस देश में किसान का हिस्सा कहाँ है? वो मैंने बताया आपको कि 200 रुपये का एक कप कॉफ़ी और उसमें किसान को 2 रुपये 37 पैसे मिले। ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, ये उस इंग्लैंड वाले की कैलकुलेशन है। देवेंद्र शर्मा जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, हमारे हरियाणा पंजाब के बारे में बहुत लिखते हैं, उन्होंने एक सेमिनार में हमारे से ये बात कही। तो ये जो आर्थिक तौर पे इनइक्वलिटी है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सत्ता में कोई भी हो, लेकिन इस चैलेंज को कोई अगर मीट नहीं करेगा तो देश बेशक चंद आदमी बड़े करोड़पति अरबपति हो जाएं जी, अब ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हो गया, ये 6 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, लेकिन वो जो करोड़ों लोग गरीबी में जूझ रहे हैं उनका जीवन स्तर नहीं उठा। इसलिए इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं उनको दोबारा से गवर्नमेंट को चाहिए कि दोबारा से देखे कि वैसे तो बात हम करते हैं कि अंतिम छोर पे बैठे हुए आदमी को उठाना है, अंतिम छोर पे तो करोड़ों हैं और उनको बूस्टर चाहिए, बूस्टर। ऐसे नहीं है कि इंक्रीमेंटल उनकी सैलरी में इंक्रीज हो, इंक्रीमेंटल किसान की एमएसपी पे इंक्रीज हो, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। सर, हाउ डू यू सी द अलायंस ऑफ बीजेपी एंड जेजेपी? क्योंकि अभी जो राज्यसभा की जो सीट के ऊपर बड़ा डामाडोल स्थिति हो गई थी, केंद्रीय मंत्री ने बड़ा संभाला था, अदरवाइज अलायंस टूटने की कगार पर आ गया था, लेकिन संभाल लिया गया था। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या 2024 तक कंटिन्यू रह पाएगी जैसे डिप्टी सीएम साहब ने? देखिए, वैसे तो दोनों को ज़रूरत है। उनको ज़रूरत यह है कि कुछ अपना जीवन सुधार लें और बीजेपी को इसलिए ज़रूरत है कि बेपरवाह होके सरकार चलती रहे। मैं तो अगर 10 आदमी विड्रॉ कर लेंगे तो हर रोज़ गिनती करनी पड़ेगी, वो एमएलए ठीक है वो नहीं है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक लाइन ज़रूर लेनी पड़ेगी। मैंने उनको पहले भी कहा, मैंने कहा तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, अगर 3 ऑप्शन में आप नहीं चलोगे तो आपको नुकसान होएगा। एक ऑप्शन तो ये है कि इस पार्टी को मर्ज करो, इनको कहो भाई हमारे साथ रहना है तो आ जाओ, यू बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीजेपी। देखो क्या बोलते हैं ये, नहीं है तो भाई तुम इनके 7-8 MLA से बातचीत करके इनको अपने साथ परमानेंटली लगा लो, ख़त्म करो यार किस्सा। और तीसरी जो है वो ये है कि 2.5 साल का समय तो आप काट सकते हो ये कह के कि यार 2 साल तो कोरोना था और था। बाकी जो जिस रफ्तार से हरियाणा में विकास कार्य होने चाहिए थे उनमें बहुत बड़ी गिरावट आई है, शिथिलता आई है और उससे लोगों में चर्चा का विषय बन गया कि बातें तो हैं लेकिन कुछ ज़मीन पे नज़र नहीं आ रहा। ये जो चीज़ है इसके भी कारण हैं और कारण सबसे बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं विचारों का जब मतभेद होता है तब ब्रेक लग जाती है। मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से ये उप मुख्यमंत्री जीते हैं वहीं वो बात जो रफ्तार होनी चाहिए थी काम की तेज़ी की, और वो भी वो हैं जो वहाँ की एमएलए मेरी धर्मपत्नी प्रेमलता ने शुरू करवाए थे, नहीं है। तो खैर मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, मेरी ये सोचने की भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का रफ्तार रही तो लोगों में हमारे को जवाब देना मुश्किल होगा। और तीसरी बात ये भी है कि
हो सकता है ये कोई इसे 6 महीने साल पहले कोई इशू ऐसा बना के जिससे ये कहें कि भाई तुम तो अब हम चले, हम तो जनता की बात करेंगे। क्योंकि ये नेता लोगों का ऐसा है ना कि 4 साल 4.5 साल मौज करो, 6 महीने पहले कहो देखो हमने तो त्याग दिया और हम तो तुम्हारे दुख सुख के साथी हैं। तो ये बीजेपी को ज़्यादा नुकसान करेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ जो करना है जल्दी कर लो। जेजेपी को भी ये कहता है जो करना है जल्दी कर लो। ये इस तरह नहीं है, इस तरह कभी भी गठबंधन की सरकार, आप देखो 24 साल तक इस देश की पार्लियामेंट में हंग पार्लियामेंट आई है, क्या त्रिंकुश क्या बोलते हैं, त्रिशंकु पार्लियामेंट आई। 24 साल के बाद इस देश के मतदाता ने जब मोदी जी सीन पे आए तो उन्होंने देखा यार ये आदमी ही कैन डिलीवर, कुछ है इसमें और मेजॉरिटी दो इसको। खुद बीजेपी को नहीं पता था तुम्हारे को मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन मतदाता ने ये सोच लिया था कि एनएफ इज एनएफ, बहुत हो लिया। क्योंकि प्रगति हो ही नहीं सकती, कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट है, चाहे नरसिम्हा राव जी की थी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी और चाहे 10 साल मनमोहन सिंह जी की थी, इसमें ब्रेक लगती हैं। यानी मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि एक आदमी की ज़रूरत थी पार्लियामेंट में किसी सरकार में, और वो गोवा से एमपी थे। वो कहने लगे मेरे को अगर मिनिस्टर बनाओ तो मैं आता हूँ, और फिर मिनिस्टर की जब हाँ हो गई तो कहने लगे लॉ मिनिस्टर बनाओ तब आता हूँ। तो इस तरीके से एक प्रेशर पॉलिटिक्स का जन्म होता है और ये बातें ज़्यादा चलती नहीं। सवाल किसानों से रिलेटेड, आप किसान मसीहा चौधरी छोटूराम जी के होते हैं उनके नाते, लेकिन जो आंदोलन हुआ किसान आंदोलन, ये हरियाणा पंजाब के किसान बीजेपी के जो 3 कानून थे उनके सब खिलाफ थे, हालांकि बाद में वो वापस ले लिए होंगे। आप बीजेपी की सरकार में आप अपनी अंतरात्मा से किस प्रकार समझौता करते हैं जब ये क्राइसिस आप देखते हैं? मैं तो समझौता किया ही नहीं, किसान सरकार के खिलाफ बैठे। मैं तो टोटली किसान के साथ था जी, वो हमने देखा। और मैंने बोल दिया था कि तुमने जो करना करो। मेरी जैसे आपने कहा, मैं आई एंजॉय द लीगेसी ऑफ छोटूराम। अब मैं उससे बाहर खड़ा होगा तो किसान मेरे को जूते नहीं मारेंगे। तो मैं तो आज भी यही कह रहा हूँ, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जो मैं एक नया प्रारूप, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा समस्याएं वही हैं, लेकिन इनके नए समाधान की ज़रूरत है। और वो समाधान आज इस देश का युवक भी चाहता है। वो कहता है यार बहुत हो गया। आज का युवक क्या कहता है, ये राजनीतिक दल जो सिर्फ वायदे करने वाले हैं, इनको सबक सिखाया पंजाब में। हालांकि मैं उसको आप पार्टी की जीत नहीं मानता, लेकिन इन 2 दलों की हार मानता हूँ। इसी तरह हरियाणा में आज का युवा ये कहता है भैया माफ़ करो, आपको 4 पीढ़ी हो गई राज करते, अब हमारे को भी कुछ मौका दो। आप देखना एस्टेब्लिश्ड रीजनल पार्टी हो, एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्टी हो, एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप हो उन पार्टियों की, उनके लिए युवा जो है आज सहमति नहीं रखता। वो कहता मेरे को नया रास्ता चाहिए, मेरे को समाधान चाहिए, वो चाहिए जो मुझे लगे कहाँ हो गया समाधान। ये सर हरियाणा में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी रैंक काफ़ी ऊपर आ गया, तो उसको लेकर के आपका क्या नजरिया है, कैसे देखते हैं? भाई वही तो, अब जैसे किसानों की बात आपने कही, मैं ये कहता हूँ कि आज से 8-9 साल पहले एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में 20 करोड़ युवा युवतियाँ जो किसान परिवारों से थी, वो ये कहती थी हम तो तंग आ गए, किसानी जो है घाटे का सौदा है, मेहरबानी करो और हमारे को हम कोई दूसरा रोज़गार तलाश करने दो। वो क्यों? क्योंकि खेती है ही नहीं, खेती में फ़ायदा नहीं है। तो आज जो ज़रूरत है, मैंने जैसे कहा क्वांटम जंप। अब अर्थशास्त्री कह देंगे जी इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी जी। अरे मैं तो स्टील मिनिस्टर था, मेरे टाइम में 40,000 रुपये स्टील का भाव था टन का, अब 80,000 है। उससे इन्फ्लेशन नज़र नहीं आती। सीमेंट का भाव बढ़ गया। इनका कह देंगे टमाटर 100 रुपया है गृहिणी। ये इन्फ्लेशन का बहाना लगा के किसान को पूरा उसका हक नहीं दे रहे, और गरीब आदमी जो मेहनत कश है, जो डेली वेजर है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने